हम्म, ठीक है। वीडियो नहीं है सर। वीडियो चालू नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ प्यूरिफिकेशन, यही सिद्धांत को चुनकर, और जैसे कि बॉडी में ये ब्लड और लिम्फ का वास्तव्य ही डिसीज का कारण है, और वो अगर डिसीज का कॉज ब्लड एंड लिम्फ है तो उनको ही ट्रीट करे, ये सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी द्वारा रखा गया। और इनके द्वारा शरीर में प्रत्येक कोशिका, अवयव तथा इन दोनों से कई भी एक दूषित या कम अधिक असंतुलन होने से शरीर में व्याधि का अवस्था उत्पन्न होती है। अतः जब तक यह दोनों चैतन्य पदार्थ संतुलित व उचित मात्रा में उपस्थित है, तब तक कोई भी व्याधि शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु दुर्घटना में अकस्मात रस रक्त ह्रास या अंग व्यर्थ होने से ही शरीर दुर्बल या मृत होता है। सीजर मैटी ने पूर्णतः वनस्पति पादपों का चुनाव कर उनकी आदि शक्ति की सीतासव यानी कोहोबेशन विधि द्वारा निकला और सत्व इसेंस प्राप्त किया। यह वह शक्ति होती है जो पौधों में प्राकृतिक से अपने जीवन काल में एकत्रित हुई होती है। फिर सीजर मैटी ने इस प्राप्त मूल सत्य को आवश्यकता के अनुसार आपस में मिलाकर औषधियां तैयार की। औषधि सिद्धांत के संयुक्त समयति कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर्स नामक शीर्षक दिया। ये कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर्स, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मैटी जी द्वारा, जैसे कि दवाई मेडिसिन बनाना है तो कुछ प्लांट्स का समूह करके एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसका एक नया केमिकल, जैसे कि 6 आइटम 7 आइटम या हर्ब्स एक करके उनका एक कॉम्बिनेशन बना के एक नया केमिकल यानी कि नया रसायन बना के वो जगत के सामने, जिसका कि कोई जैसे परिणाम आते हैं वो परिणाम उन्होंने जगत के सामने रखे, और कोई दुष्परिणाम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट उसका है नहीं है, ऐसी एक पैथी जगत के सामने रखी। डॉक्टर काउंटमैटी जी 114 पौधों का सत्व निकालकर मिश्रित कर 60 दवाइयां निर्मित की, परंतु अपेक्षित सफलता न मिलने पर उन्हें घटाकर 38 का रेमेडीज का एक अपने सामने ओरिजिनल मेडिसिन रख दिया। लेकिन मैटी जी के अतिरिक्त डॉक्टर थियोडर क्रॉस जर्मनी से उन्होंने उसके स्थान पर फिर से 22 रेमेडीज ऐड कर दी, और फिर से जो 60 रेमेडीज का अकाउंट यानी जो संख्या है वो बना दी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियां 5 तरल रूप में होती है, जिन्हें बिजलियां कहा जाता है, तथा अन्य शेष गोलियों में शोषित की जाती है। जो मेडिसिन है वो कुछ लिक्विड में है, कुछ ग्लोबुल्स में बना दी है। जब मैटी जी का पीरियड था, मैटी जी मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा ग्लोबुल्स में बनाते थे, और जैसा D1 D2 D3 ऐसा एक पोटेंसी देने का मैटी जी का यानी डाइल्यूशन कहते थे, और वो डाइल्यूशन सबके सामने मैटी जी रखते थे। उनके जो रिजल्ट है कुछ ही 2 या 4 साल में सारे जगत में
फैलने लगे और वो रिजल्ट को आकर्षित होते हुए यूरोप में, अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, सभी डॉक्टर्स वो वैज्ञानिक और औषधि जगत में काम करने वाले जितने भी साइंटिस्ट है वो आकर्षित होने लगे और वो आकर्षित होने के कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रसार एवं प्रचार सभी तरफ होने लगा। लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द प्लांट्स और लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी और लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स का जो चयन किया, वो प्लांट्स का चयन करते हुए मैटी जी ये देखे कि जिस प्लांट में स्पेसिफिक, जैसे कि नक्स ओमिका हो, जैसे कि स्क्रोफुलारिया हो, नेस्ट्रम ऑप्शनलिस हो, ज्यादा से ज्यादा जिन प्लांट्स में इंग्रेडिएंट्स है और वो इंग्रेडिएंट्स फास्ट इफेक्ट करते हैं और शरीर बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, या सिम्टोमिक सिम्टम्स तो देते ही है लेकिन हेल्दी बॉडी को लिम्फ एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए प्रभावी होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स मैटिजे द्वारा चयन किए गए थे। और एक उनका स्पेसिफिक जो डॉक्टर पैरासेल्सस द्वारा सिद्धांत लिया गया, जिसके कारण मैटिजी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चयन और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम रखा गया, वो है लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द प्लांट्स। जैसे प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइक दैट हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ह्यूमन बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों का एक ऐसा मिलन बनाया कि जो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का कम होना, एनर्जी का ज्यादा होना, इसमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी का रूल यानी प्रिंसिपल हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे बॉडी में एनर्जी का कम होना यानी नेगेटिविटी आना, और बॉडी में एनर्जी का ज्यादा होना यानी पॉजिटिविटी आना, हाइपर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी या ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स का फंक्शन बढ़ने के कारण पूरा बॉडी का फंक्शन चेंज हो जाता है, और वो पूरा नॉर्मल बनाने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए जो रूल है या जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट वनस्पति जगत से हम लेकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कार हमें प्राप्त हुए। अब फॉर एग्जांपल, जैसे साइकोलॉजिकल इनबैलेंस होने या पॉजिटिव फंक्शन होने से एक ह्यूमन बॉडी में हाइपर एक्टिविटी निर्माण होती है। हाइपर एक्टिविटी के कारण उसके सोच एबनॉर्मल होता है। वो अगर एग्जाम्पल आपके सामने है कि जो येलो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम अप्लाई करते हैं कुछ पॉइंट्स पर, तो पेशेंट हाइपर एक्टिविटी से नॉर्मल एक्टिविटी पर आता है। ऐसा ही एक और जैसा हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर ये नेगेटिव फंक्शन में आता है। बॉडी की इम्यूनिटी नेगेटिव होने के कारण फीवर आता है, और वो नेगेटिव जो फंक्शन है, वो फंक्शन को अगर नॉर्मल बनाना है तो हमें रेड इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करे तो फीवर कम आने लगता है, और बॉडी के जो
मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो स्टिमुलेट होकर नॉर्मलसी के तरफ आते हैं। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रूल्स जैसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के तरफ जाते हैं। पॉजिटिव डिसीज एंड नेगेटिव डिसीज, ये भी फंक्शंस के आधार पर कोहोबिशन। हाँ, पॉजिटिव डिसीज एंड नेगेटिव डिसीज, जो any disease due to hyperactivity of any organ, then normal is known as positive disease, like that hypercirculation, any disease, madness, enlargement of glands, double two wave highlight, just आवाज आएगा two wave highlight, enlargement of glands, ये पॉजिटिव डिसीज के सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन बनाई गई है, वो मेडिसिन के नेगेटिव डोज देकर इसमें सिमिलर बनाना है, बैलेंस करना है। इससे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का एक एग्जांपल कहेंगे। अब नेगेटिव डिसीज में एनी डिसीज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गन, देन नॉर्मल इज नोन एज नेगेटिव डिसीज, लाइक दैट स्लो एंड स्लगिश इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जैसा कि इंडाइजेशन, डिक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन, डिक्रीज होना, और एट्रोपी ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का छोटा होना, एंड ऑर्गन्स का एक्टिव जैसे कि फंक्शंस है वो कम हो जाना, यानी नेगेटिव फंक्शन। ये नेगेटिव फंक्शन को अगर इंक्रीज करना है, नॉर्मल करना है, बैलेंस करना है, तो हमें मेडिसिन के डोज पॉजिटिव देना है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये आपके समझ में आया होगा। अब मेडिसिन कैसी बनती है, मेडिसिन बनाने का जो विधि है वो कोहोबेशन मेथड यानी शीतासव, कोहोबेशन मेथड यानी शीतासव, शीत आसव यानी कोल्ड प्रोसेस। इन प्री मॉडर्न chemistry and alchemy, cohobation was the process repeated distillation of the same matter with the liquid drawn from it, that liquid being poured again and again upon the matter left at the bottom of vessel। अभी हम मेडिसिन बनाने का विधि जो है तो वो टू टाइप्स का है, एक है स्पाइजेरिक एंड एक है कोहोबेशन का, डॉक्टर थियोडोर क्रॉस से निर्मित। डॉक्टर झिम्पल उनका जो है वो स्पाइजेरिक है। स्पाइजेरिक में बार बार डिस्टिलेशन करना, जैसे पहले तो प्रोसेस फर्मेंटेशन की आती है जिसमें वाटर में मेडिसिन का पाउडर मिला के 800 ml वाटर में 200 ग्राम पाउडर मिला के और उसमें उतना ही सुक्रोज 200 ग्राम एंड थोड़ा सा ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए ये डालकर, ये जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता, सैचुरेटेड यानी ये जब तक एब्सॉर्ब होता है और बाद में डालने पर एब्सॉर्ब न होकर वो वैसा ही ऊपर ड्राई रहता है। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं।
कि एक सोडियम यानी नमक, हम 200 ml वाटर लिए और उसमें हमने नमक डालते रहे, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो नमक डिजोल्व होना बंद हो जाता है और ऊपर वैसा ही ड्राई होता है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वो बेस जो होता है वो हनी से भी सॉलिड बनता है, हम हनी टाइप कहेंगे, हनी टाइप ही सॉल्यूशन बनता है। और वो सॉल्यूशन उसको D1 D2 D3 बना के उसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करके जो हमें इवापरेट होकर वाटर मिल जाता है कोल्ड एयर से, वो इसेंस होता है। उसको D1 D2 D3 करके यूज किया जाता है। और उसमें ये सिंपल सी एक बार डिस्टिलेट करके जो यूज होता है या दो बार दो यूज करके डिस्टिलेट करके यूज होता है, वो थियोडोर क्रॉस की मेथड है। और जो स्पाइजीरिक की मेथड है उसमें बार बार यानी 3 बार 4 बार कभी कभी 5 टाइम्स भी डिस्टिलेट किया जाता है, और उसमें हर बार जो मैटर आफ्टर द डिस्टिलेशन ऐश होती है पॉट में रहती है, वो ऐश उसमें मिलाते हैं और फिर बार अगेन एंड अगेन वो डिस्टिलेट होती है। उसको स्पाइजेरिक कहते हैं। स्पा यानी अलग करना एंड जीरिन यानी मिलाना, अलग करके मिलाते रहना, ये स्पाइजेरिक। और थियोडोर क्रॉस सर की कोहोबेशन यानी एक बार डिस्टिलेट करके जैसे कि प्रिजर्वेशन के लिए भी उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए डिस्टिलेट करते हैं। ये कोहोबेशन मेथड से जो मेडिसिन बनती है, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के टू टाइप्स ऑफ मेथड जो मेडिसिन बनाने के हैं, उसमें बहुत सारे लोग स्पाइजरिक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कोहोबेशन की मेडिसिन यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ सिद्धांत पर हम चलते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो सिद्धांत है, एक है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ, मीन जो कि हमारे शरीर में टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। एक है व्हाइट जिसे हम लिम्फ कहते हैं, और दूसरा है ब्लड, रेडिश। ये दोनों जो बॉडी के सेल्स होते हैं, ये दोनों को सेल्स को जैसे कि फूड प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड विटामिन को वहां तक पहुंचाना, ये ब्लड एंड लिम्फ का कार्य है। ये दोनों में गड़बड़ हुई या इम्प्यूरिटी आई तो डिसीज का बनना, डिसीज बनने का कॉज हो सकता है। तो विशेषण ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ यानी रस और रक्त का शुद्धिकरण ही ट्रीटमेंट है, ऐसा मैटी जी का सिद्धांत है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत है। और वही सिद्धांत सभी जैसे कि जितने भी डिसीज है वो सभी डिसीज पर अच्छा प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। हम अगर मेरिट निकालें, हम किसी साइंस को कम नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अत्याधुनिक पैथी है और सबसे डिफरेंट प्रिंसिपल लेके हम जगत में काम कर रहे हैं, समाज के अंदर काम कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छा प्रभावी है। जैसे ब्लड एंड लिम्फ को प्यूरिफाई करना यानी हर एक डिसीज को नियंत्रित करना और ठीक करना, यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेन प्रिंसिपल है।
अब एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ एडवांटेज है। द रेमेडीज विल नॉट प्रोड्यूस अदर डिसीज। जो कि हम मेडिसिन लेते हैं, पहले तो मेडिसिन का डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है और कोई दूसरा डिसीज उससे होता नहीं है, प्रोड्यूस होता नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत अच्छा एडवांटेज है, यानी दुष्परिणाम रहित पैथी है। ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। सभी द मेडिसिन जो है वो हर्बल से एक्सट्रैक्ट निकालकर बनती है। एंड ओवरडोज और मिस्टेकन वन रियरली डज हार्म एंड डिस्कम्फर्ट कैन बी इजीली एंड क्विकली रेक्टिफाइड। इसका ओवरडोज हुआ या मिस्टेकन लिया गया तो भी इससे ऐसा डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, दुष्परिणाम कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई ट्रबल नहीं होगा। द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इजी सिस्टम है और सहजता से इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। ये बहुत कम खर्चा लगता है। द रेमेडीज टेक वेरी स्मॉल स्पेस इन पैकिंग। ये रेमेडीज बहुत छोटी पैकिंग में और वेट भी कम होगा और समय कम लगेगा और जगह कम लगेगी। दे आर टेस्टलेस एक्सेप्ट वन विच इज नॉट disagreeable. There is nothing अनप्लीजेंट इन द ट्रीटमेंट। ये टेस्टलेस है और इसीलिए हम इसको कौन सा भी टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि शुगर बेस में हम यूज कर सकते हैं, ग्लोबल्स में यूज कर सकते हैं, डिस्केट में यूज कर सकते हैं। ये इजी सोलूबल है और जैसे कि हम टंग पर रखते हैं तो टंग पर ही इसकी एक्शन स्टार्ट हो जाती है। द ग्लोबल्स डू नॉट deteriorate. Our so-called incurable disease of mind and body are banished and do not return. The remedies are very easily taken by infants, children, and even by unconscious adults, also बाय डोमेस्टिक एनिमल्स। ये हमारी रेमेडीज जो है वो लेने में इजी है, हम सहजता से उसको ले सकते हैं। छोटे बच्चों जो कि 1 मंथ से लेके या डे 1 से लेके तो एडल्ट तक सभी को ये इजी है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होने न होने के कारण हम आराम से इनको दे सकते हैं। मेनी क्यूअर्स कैन बी hastened by very frequent repetition of the remedies, even the intervals of 5 to 10 minutes। हम 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस से भी मेडिसिन ले सकते हैं और कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं। जैसा कि आपने अभी जो मेडिसिन बनने का विधि है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने देखा है, इसलिए इसमें कोई हार्मफुल एजेंट जैसे पॉइजनस मैटर कोई कुछ भी बैलेंस नहीं रहता और प्रिजर्वेटिव भी मेडिसिन को अलग से देने की आवश्यकता नहीं और प्यूरिफाई करने के लिए और एक्टिव एजेंट्स उसके साथ आने के लिए डिस्टिलेशन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन उसमें है और डिस्टिलेशन होकर होकर मेडिसिन आने के कारण वो मेडिसिन हम टंग पर रखते ही हमारे सेंसरी नर्व के साथ पूरे बॉडी में एक्शन होती है और बॉडी में एक्शन होने के साथ ही पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं, रिलीफ होता है और फीवर जैसे, बॉडी एक जैसे या ब्लीडिंग हो या नमनेस हो, जो भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स कम होना स्टार्ट होते हैं, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट के तरफ मोड़ते हैं। जैसे कि हमने मेडिसिन कैसी बनती है और
सिद्धांत कहीं कहाँ पर वर्क होता है, ब्लड एंड लिम्फ पर, और उसके यानी मेडिसिन प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, उसके पश्चात आप डायग्नोसिस मेथड जो है उसके तरफ हम मुड़ते हैं, मूव होते हैं। तो टेम्परामेंट, ये डायग्नोसिस सिस्टम हर एक की होती है, जैसे कि वात पित्त कफ आयुर्वेदा की है और होम्योपैथी की अलग है। यानी टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एक पैथी का डिफरेंट है। Electrohomeopathy remedies to be given particular patient are determined not by the nature of the local disease, but by the general constitution state in which is found, like that according to the temperamental tendencies. अब ये टेम्परामेंट मुख्यतः तीन हैं, थ्री टेम्परामेंट्स: सैंग्विन यानी ब्लड रिलेटेड, लिम्फेटिक यानी रस, लिम्फ, एंड मिक्स। मिक्स यानी सैंग्विन टेम्परामेंट एंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट दोनों के सिम्टम्स वो मिक्स में आ जाते हैं। जब हम टेम्परामेंट डायग्नोसिस के लिए मेडिसिन चॉइस करने के लिए सामने रखते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। और दो टेम्परामेंट, सब टेम्परामेंट हमारे सामने रखे हैं। एक है सैंग्विन टेम्परामेंट, तो उसका सब टेम्परामेंट है बिलियस टेम्परामेंट। दूसरा है लिम्फेटिक टेम्परामेंट, उसका सब टेम्परामेंट है नर्वस टेम्परामेंट। ये अब हमने कैसे डिफरेंशिएट करना, अगर मैंने ये आपको पढ़ के बताया तो आपको तीनों टेम्परामेंट या पांचों टेम्परामेंट का सेम लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये सभी सिम्टम्स इसी में आते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए मेरा जो माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सहजता से कहता हूं कि सैंग्विन टेम्परामेंटेड पीपल्स कम होते हैं और वो मैक्सिमम एंड अप्रोक्सीमेटली 5% होते हैं। उसमें लिम्फेटिक टेम्परामेंटेड पेशेंट्स 85 to 90% होते हैं और जैसे कि मिक्स में जो 10 to 20% मिक्स में आ जाते हैं, जो कि मिक्स हो जाते हैं सैंग्विन और लिम्फेटिक के। सैंग्विन टेम्परामेंट का सब टेम्परामेंट है बिलियस। बिलियस में 3 to 4% आते हैं और लिम्फेटिक का नर्वस टेम्परामेंट सब टेम्परामेंट है जब लिम्फ इम्प्योर होता है और वो पेशेंट नर्वस के तरफ कन्वर्ट होता है। अब थोड़ा सा मैं ये टेम्परामेंट के सिम्टम्स पर आपको फोकस करता हूं। जैसे कि सैंग्विन टेम्परामेंटेड, एक ऐसी विचारधारा होती है, ऐसी सोच होती है वो पेशेंट की कि उसके यानी सोच के अनुसार ही होना चाहिए। एंग्री मैन होता है और उस वो पेशेंट की या वो ह्यूमन की ओबेसिटी नहीं होती है और वो थोड़ा सा हाइटेड भी होता है और उसकी आंखें रेड होती है। अपनी बात अगर कोई नहीं मानता तो बहुत एंग्री होता है, एग्रेसिव होता है, लेकिन दिल का बहुत बड़ा साफ होता है, सरल होता है। क्रूएल जो सिम्टम है वो सैंग्विन टेम्परामेंटेड पेशेंट में नहीं होता। अब ये शॉर्टली हुआ। अब बिलियस टेम्परामेंटेड पेशेंट फाइन होता है,
कलर फेयर होता है, हो सके उतना येलो कलर का होता है या थोड़ा व्हाइटिश होता है, और हेयर्स ब्लैक होते हैं और लंबे होते हैं। ये पेशेंट का स्वभाव दानशूर होता है। दानशूर यानी दूसरे को हेल्प करने की इच्छा, कुछ देने की इच्छा होती है, और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन होता है, और थोड़ा सा एंग्री होता है, लेकिन बहुत जल्दी एंग्री कम होता है, यानी नॉर्मल होता है, यानी गुस्सा आने के बाद बहुत जल्दी नॉर्मल होता है। ये बिलियस टेम्परामेंट है। एंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट थोड़ा ओबेस होता है और खान पान पर ज्यादा ध्यान होता है, ताकि ये दोनों का खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। सैंग्विन तो बहुत कम खाता है। और लिम्फेटिक पर्सन्स भी बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, और इनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, एंग्री कम होते हैं। और ये इतने दो, जैसे कि सैंग्विन और बिलियस टेम्परामेंटेड थोड़े फास्ट होते हैं और खुद का वर्क खुद करना चाहते हैं। लिम्फेटिक पर्सन अपना वर्क दूसरे से कैसे करके लेना, ये बहुत जानता है, अच्छी तरह से जानता है, अपनी बुद्धि पूरी उसमें लगाता है। कोई अगर कौन से स्थान पर जा रहा है और अपना वहां पर क्या काम है, यह पहले सोचकर उसको कहेगा कि आते आते मेरे ये चीज लेके आओ। यानी ऐसा स्वभाव ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होता है। कम काम करके कम से कम काम करना, यानी वर्क एक्टिविटी स्लो और बेनिफिट ज्यादा, ये लिम्फेटिक पेशेंट्स का स्वभाव होता है। अब लिम्फेटिक पेशेंट्स के अंदर कुछ इंप्यूरिटी आने पर नर्वस टेम्परामेंट की तरफ जाता है, और वो नर्वस टेम्परामेंटेड पर्सन जो है वो थोड़ा चंचल होता है। वो चंचल वृत्ति का होता है, और चंचल वृत्ति का होने के कारण उसका दूसरे के ऊपर फेथ ज्यादा जल्दी नहीं होता। वो फेस करने के लिए थोड़ा सा समय लेता है, यानी फेथ करने के लिए, विश्वास रखने के लिए फेथफुल्ली लोगों को समझता नहीं, और खुद भी एक जगह पे रुकता नहीं, यानी खुद भी खुद के ऊपर फेथ नहीं करता। ये नर्वस टेम्परामेंटेड पेशेंट का है। नर्वस टेम्परामेंटेड पेशेंट भी बहुत बुद्धिमान होता है, और हो सके उतना खुद का वर्क खुद करने के पीछे रहता है, क्योंकि उसका दूसरे के ऊपर फेथ होता नहीं है। और नर्वस टेम्परामेंटेड पेशेंट के जो डिसीज होते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये इत्यादि डिसीज उसमें आ जाते हैं। लिम्फेटिक पेशेंट में 80%, जैसे कि ओबेसिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, स्किन डिसीज हो, ऐसे बहुत सारे डिसीज उसमें जनरेट होते हैं। और बिलियस टेम्परामेंटेड पेशेंट में थोड़ा सा एसिडिटी होना, साथ ही जैसा कि माइंडली इरिटेट होना, उसके पश्चात लिवर रिलेटेड डिसीज थोड़े से होते हैं। और वैसा ज्यादा डिसीज उसमें आते नहीं है, लेकिन जो भी डिसीज आते हैं वो क्यूरेबल होते हैं। और सैंग्विन टेम्परामेंटेड, जैसे ब्लड रिलेटेड हाइपरटेंशन हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, और ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसीज है, वो पूरे डिसीज सैंग्विन टेम्परामेंट में आ जाते हैं। अब आपको डायग्नोसिस की मेथड और इजी करके समझाता हूं, कि आपको ये जो सिम्टम्स है वो देखने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए आजकल हमारे पास समय नहीं होती, और ये समय नहीं होने के कारण हम पेशेंट का पूरा डायग्नोसिस नहीं कर पाते। अभी हमारे सामने पैथोलॉजी आई है, एक्सरे आए, एमआरआई आया, सीटी स्कैन आया है, और सभी टेस्ट आए हैं, तो हम आप समझेंगे कि ये टेम्परामेंट क्यों ये करना है। तो हमारे पैथी जो मेडिसिन बनी है वो टेम्परामेंटेड मेडिसिन है, ये भूलना नहीं है।
हमारे पास पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स भी चलते हैं। हमारे पास जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एचआरसीटी, ये सभी चलता है, इससे भी डायग्नोसिस होता है। लेकिन हमारी मेडिसिन चॉइस करने के लिए हमें टेम्परामेंटेड मेडिसिन ही सेलेक्ट करें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। जैसा अगर हमारा मेडिसिन और पेशेंट का डिसीज ये दोनों मैच होते हैं तो पेशेंट ट्रीट होने में बहुत समय नहीं लगता है। मैं सैटरडे के क्लास में कैंसर का जो क्लास आएगा उसमें दो एग्जाम्पल हमारे बहना है, संगीता पाटिल, डॉक्टर संगीता पाटिल एंड पुणे से डॉक्टर नीलिमा भोसले, ये दोनों कैंसर का, एक संगीता पाटिल मैडम तो पीछे रखी है और नीलिमा भोसले मैडम भी एक उनका भी CA-125 का रिपोर्ट नॉर्मल आया है और बहुत कम दिनों में आया है। वो भी टेम्परामेंट मैच होने के कारण कैसे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उसके वो एग्जाम्पल है। अगर हम एक पेशेंट है और ब्लड प्रेशर रिलेटेड है और वो नर्वस टेम्परामेंटेड है तो उसके लिए खाली एस्टेन या फेब्रिफिगो देना है और इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देते हैं तो वो पेशेंट बहुत जल्दी ट्रीट होता है, उसको बाद में कुछ गोली देने की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो पेशेंट ट्रीट हो जाता है। आपको आगे आगे जैसे हम मेडिसिन में चलते हैं, जैसे स्प्रोफ्लोसो है, फेब्रिफिगो है, हर एक इसमें तो आपको पता चलेगा कि हम मेडिसिन सेलेक्ट करने के पश्चात डाइल्यूशन भी हमें उसमें सेलेक्ट करना है और वो ही डाइल्यूशन देने के पश्चात हम कितने समय में रिजल्ट दे सकते हैं, ये सभी आगे आगे हमें देखना है। तो एक शॉर्ट आपको बता देता हूं कि जो पेशेंट का कॉर्निया, ध्यान से देख सुनिए कि कॉर्निया अगर रेडिश है, कॉर्निया से रेडिश दिख रहा है, बस बाकी कुछ देखना नहीं है, लेकिन रेडिश है तो सैंग्विन टेम्परामेंटेड है। अब ये हमें रेडिश, अगर कंजेक्टिवाइटिस का पेशेंट है वो भी रेडिश दिखता है तो वो पहले देखना है कि ये पेशेंट को और कुछ डिसीज है क्या, या वो मोटरसाइकिल टू व्हीलर पर चश्मा न लगाते हुए आया है क्या। अगर चश्मा, हवा भी ज्यादा लगती है आंखों को तो रेडिश दिखते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है कि रेडिश आईज अगर ऑलवेज है तो वो पेशेंट सैंग्विन टेम्परामेंटेड है। तो आपको एंजाइटिको ग्रुप या स्प्रोफ्लोसो 2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उनकी मेडिसिन आती है। बस यही मेडिसिन में आपको थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन चेंज करके देना होता है हर बार, और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा घूम फिरा के पेशेंट को बहुत मेडिसिन देने की भी आवश्यकता नहीं है। बिलियस टेम्परामेंटेड पेशेंट की आंखें येलो होती है। अब येलो कितने दिन से है वो आपको इसीलिए बताया एग्जाम्पल कि अगर पेशेंट कहीं से बाहर से आया है तो रेडिश होती है। ऐसा ही येलो टेम्परामेंटेड अगर पेशेंट को जॉन्डिस है तो आप लिवर भी पाल्पेट कर देख सकते हैं। अगर लिवर पाल्पेट नहीं है तो जॉन्डिस नहीं है, तो आंखें अगर येलो है तो वो जैसे कि बिलियस टेम्परामेंटेड है। और बिलियस टेम्परामेंट की रेमेडी आती है S2 S5, और जैसे कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, सभी को चलती है व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन एंड ब्लू, सैंग्विन एंड बिलियस टेम्परामेंटेड की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी है। और बिलियस और सैंग्विन को एंजाइटिको ग्रुप चलता है और मिक्स टेम्परामेंट के सभी ग्रुप चलते हैं। स्क्रोफ्लोसो में S2 एंड S5 चलता है। अभी लिम्फेटिक, लिम्फेटिक में जो कॉर्निया है वो ब्लूइश होती है। ब्लूइश के ज्यादा पेशेंट आपको दिखेंगे 60 to 70%, और जितने भी ब्लूइश के पेशेंट है उन लोगों को आपको स्क्रोफ्लोसो 1 देने में कोई हरकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नर्वस टेम्परामेंटेड पेशेंट के कॉर्निया ऐश कलर की होती है, उसमें ब्लू भी होता है और थोड़ा सा व्हाइट भी होता है, यानी ऐश कलर। ऐश कलर का जो पेशेंट है वो नर्वस टेम्परामेंटेड है, ये ध्यान में रखिए ये। और मिक्स टेम्परामेंट में आप जज नहीं कर पाएंगे या फिक्स नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा कलर है, सभी कलर उसमें आ जाते हैं।
इसलिए मिक्स टेम्परामेंट उनको कहती है। मिक्स टेम्परामेंट की रेमेडी L1 L2 एंड कैंसरोसो ग्रुप, पेटोरल ग्रुप, जैसे कि स्क्रोफ्लोसो एंजाइटी को छोड़कर सभी है। मिक्स टेम्परामेंट के लिए स्क्रोफ्लोसो भी लगेगा। लिम्फेटिक लिम्फेटिको 2 में स्क्रोफ्लोसो भी आता है, एंजाइटिको भी आता है, लिम्फेटिको भी आता है, ये सभी आते हैं। आगे आपको जैसे ही वो चैप्टर आएंगे उस हिसाब से आपको कहा जाएगा कि ये यहाँ पर कौन सी रेमेडी और कौन सा डाइल्यूशन लगता है। अभी हमें आगे टेम्परामेंट मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो गया। आपको पीडीएफ मिलने वाली है, आपको पढ़ना भी इसमें इजी गोइंग होगा। आप जैसे कि इसमें सारा लिटरेचर आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। हाँ, मेडिसिन कितने टाइप की है, मेडिसिन कितनी टाइप की है, जैसे आपको स्क्रीन पर टेबल शेयर किया हूं, S1 S2 S3 S5 S6 S10 S11 S12, ये सिंगल रेमिडीज है। ये 38 रेमिडीज के पार्ट है। लिम्फेटिको 1, A2, A1 A2 A3, P1 P2 P3 P4, F1 F2 वर्म1 वर्म2, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C10 C13 C15 C17। वेनरियो 1, स्प्लाश, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट इलेक्ट्रिसिटीज, एक्वा, एपीपी, एक्वा परला पेल्ले, एपीपी, ये भी एक लिक्विड है। इसे 7 लिक्विड है, स्प्लाश, एपीपी एंड 5 इलेक्ट्रिसिटीज। अब कॉम्बिनेशन रेमेडीज भी 22 है। ये सिंगल रेमेडीज है 38, ओरिजिनल जिसको कहते हैं हम, और कॉम्बिनेशन रेमेडीज है 22। वो 22 में स्क्रोफ्लोसो 4, 7, S8 एंड 9, लिम्फेटिको 2, पेटोरल में P5 P6 P7 P8 P9, कैंसरोसो में C7 C8 C9 C11 C12 C14 C16, वेनरो में वेन 2 वेन 3 वेन 4 वेन 5 एंड सिंथेसिस। उसके आगे P5 कैसा बना है, P6 कैसा बना है, उसका भी रेशो के साथ दिया गया है। ये भी पीडीएफ आपको मिलने वाला है, इसका अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत के सामने आई 1965 में, और एक नया साइंस, मेडिकल साइंस, और एक अत्याधुनिक, यानी बहुत ही जैसे कि अलग से, जो कि प्रिंसिपल अलग है, टेम्परामेंटेड डायग्नोसिस अलग है, और सभी डिफरेंट टेक्निक्स लेके, आवाज, हाँ? झालं का? तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इंट्रोडक्शन क्लास, आज जो बेसिक का फ्री क्लास था, इसमें प्रिंसिपल्स और आपके सामने टेम्परामेंट, कोहोबेशन मेथड, स्पाइजरी की मेथड, जैसी मुझे ज्ञात है वो आपके सामने रखा हूँ। उसमें कुछ अगर दोष हो मेरे कहने में तो मेरा है, और जो भी अच्छा है वो पैथी का है। कुछ दिक्कत स्टार्ट करने में आई थी, और आपके सामने सभी रखा हूं, और हर थर्सडे को 9:15 को ये क्लास होगी और फ्री होगी। और आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और आगे से हमारी इससे, जैसे कि बेसिक के बाद रेमेडीज चालू हो जाती है, और वो रेमेडीज
आपके सामने डिटेल रखी जाएगी, उसके साथ प्लांट का इंट्रोडक्शन होगा, उसके साथ डाइल्यूशन के साथ पूरा आपके साथ डिटेल शेयर किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी ने सहयोग दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद और गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। राम राम सर जी। गुड नाइट सर, जी, राम थैंक यू राम। सर।